नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। कांग्रेस के इस ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। एक तो पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे की पीएम मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणियां कांग्रेस को भारी पड़ रही हैं। ऊपर से अब बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान करके कहीं कांग्रेस ने आ बैल मुझे मार तो नहीं कर लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए कि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही ऐलान कर दिया है कि बजरंग दल पर बैन लगाएगी, ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है ये ऐलान करके? बिल्कुल अंजू मैम, इस कहानी को समझने के लिए, कांग्रेस के चाल चरित्र को समझने के लिए, कांग्रेस की ये कोई ऐसा नहीं कि नई नीति है। मैं आपको एक बताता हूं। जब इंदिरा गांधी चिकमगलुरु से चुनाव लड़ने गई थी तो एक नारा चला था कर्नाटक में 1980 में, एक शेरनी सब लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर। अपने प्रतिद्वंदी को लंगूर से संबोधित करना। इसी प्रकार से जब कपूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे कांग्रेस के अगेंस्ट, तब उन्होंने कहा था नाई हो छुरा लेके बाल बनाओ, गांधी परिवार से मत टकराओ। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये लिस्ट लंबी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज तक किसी भी प्रतिद्वंदी के मुकाबले कांग्रेस के लिए सबसे डेंजरस हैं और कांग्रेस को समाप्त करना है। तो इनके खिलाफ आप देखिए, इमरान मसूद जब थे तो उन्होंने कहा वोटिंग कर देंगे। इसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा भी उस वक्त कांग्रेस में है, तो कोई समंदर में फेंक रहा था, कोई कह रहा था विषधर सांप है, किसी ने कहा जहर की खेती करते हैं। अब उसमें एक लेवल आगे बढ़े, लेकिन ये बजरंग दल वाला उसमें अलग है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर एक जो लेबल लग रहा है कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट वाली पार्टी है, वो खुद कांग्रेस से स्टेबलाइज करना चाहती है। आप ही के चैनल पे मैंने कहा था एक बात कि आप कैंपेन शुरू होने दीजिए। इस पार्टी में बहुत सारे मणिशंकर अय्यर हैं, बेनी प्रसाद वर्मा है, दिग्विजय सिंह है, जो सेल्फ गोल मारेंगे और नरेंद्र मोदी की पिच पे आके बैटिंग करेंगे और चुनाव हार जाएंगे। आपको बताओ कि नरेंद्र मोदी जी को जिसने भी हराया है, उसने नरेंद्र मोदी जी को गाली दे करके नहीं हराया है। चुनाव चुनाव हराया है अलग पिच पे बैटिंग करते। जब केजरीवाल भी चुनाव जीते थे ना, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे बिल्कुल अटैक नहीं किया था 2020 में। नीतीश कुमार तो जब 2015 में अलग होकर चुनाव जीते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पिच पे बैटिंग नहीं की थी, वो अलग पिच बनाए थे। इवन ममता बनर्जी 2021 के चुनाव में बंगाल में नरेंद्र मोदी चले गए थे दीदी ओ दीदी, लेकिन वो ऐसे बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो कॉन्शियस थी इमेज को लेकर के। कर्नाटक के लोग तो और ज्यादा सेंटिमेंटल है प्रधानमंत्री जी की इमेज को लेकर के, और ऐसे में ये बयान हताशा दिखाता है। और अंजु में मुझे लगता है एक दबाव है खड़गे जी के ऊपर कि मैं इसी प्रदेश से हूं और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ये चुनाव तो जीतना ही जीतना है। और इस जीतने के चक्कर में दंदनाता हुआ कई सेल्फ गोल अपने तरफ से, उनके बेटे के तरफ से और अब मैनिफेस्टो की तरफ से। मुझे लगता है कि बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर के जो है ना, ये और मुश्किल हो गया है। अब यहां से कांग्रेस का जीतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभिषेक, ये बातें कांग्रेस भी जानती है कि अगर इस तरह की बातें करेंगी, इस तरह की बातें अपने मैनिफेस्टो में डालेंगी तो उन्हें नुकसान होगा। क्या लग रहा है किस पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में पीएफआई का भी बोलबाला है, एक मुस्लिम वोट बैंक है जिसे कांग्रेस हर हाल में चाहेगी कि उसके साथ रहे। क्या उस वोट बैंक के मद्देनजर इस तरह का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से और वो दाव उनको उल्टा पड़ेगा? अ, ये है, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, कांग्रेस के साथ पतन क्या हुआ जब गांधी नेहरू परिवार के अंतिम मैं कहूंगा कि प्रॉपर डायनेस्ट जो राजीव गांधी जी थे, उनकी मृत्यु के बाद
हुआ ये कि कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी जो है वो सोनिया गांधी की तरफ शिफ्ट हो गई। और सोनिया गांधी मूलतः भारत की मिट्टी की नहीं है। ऐसे में क्या है कि जो पूरी पार्टी है वो पूरी तरह से लेफ्ट लीनिंग होती गई और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब प्रॉपर हिंदू द्रोही हो गया। एक अशोक सिंघल जी का बयान है कि एक बार सोनिया गांधी जी उनसे मिली तो कहा कि मैं देखती हूं कि कब तक इस देश के हिंदुओं का अपने संत समाज और साधुओं पे विश्वास टिका रहता है, मैं इसे चकनाचूर कर दूंगी। तो ये सारी चीजें हैं और ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि इस वजह से एम फैक्टर का वोट जो है उनके साथ चलाएगा। लेकिन ये वो भूलने की एम फैक्टर चुनाव नहीं जिता सकता। एम फैक्टर के साथ आपको हिंदुओं का वोट चाहिए और अंततोगत्वा आपको एम फैक्टर शायद मिल जाए, वैसे भी डिवाइडेड मिलेगा लेकिन फिर भी मान लिया पूरा भी मिल जाए तो हिंदू वोट चला जाएगा और आप चुनाव हारेंगे। और यही कांग्रेस की मुसीबत बनी है। देखिए, आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि मुझे 2014 से लेकर के अगर 2022 में कहा जाए कि कांग्रेस जीवन का सबसे अच्छा चुनाव कौन सा लड़ी है, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस जीवन का सबसे अच्छा चुनाव जो लड़ी है वो 2018 का गुजरात इलेक्शन लड़ी थी, जहां मजबूर किया बीजेपी को झुकने के लिए। पूरी पार्टी लग गई, पूरे समर्थक लग गए और तब भी हार सुनिश्चित दिख रही थी। ऐसे में एक बीजेपी के लिए देवदूत की तरह प्रकट हुए मणिशंकर अय्यर और कहा मोदी बड़ा नीच आदमी है। आप समझिए, चुनाव से 10 दिन पहले, अभी भी शायद 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं, और अब चुनाव से 10 दिन पहले जाकर के मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी नीच आदमी है। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा मैच बदल दिया, वहां से एकदम से पूरा पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन सब हवा हो गया और वो लेके आ गया अपने ऊपर और अपनी इमेज के ऊपर। और चुनाव लास्ट में कांग्रेस हार गई, बहुत थोड़े मार्जिन से, लेकिन हार गई। अब यही कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में बढ़त थी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिना जीते इनको चुनाव पता नहीं कहां से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं, हमारे और आपके दर्शकों के लिए भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में पहला सेल्फ गोल तो मारा सांप वाला, फिर उनके बेटे ने कहा, फिर उसके बाद सेल्फ गोल मारा कि लिंगायत जो है वो चोर होते हैं। उसके बाद कहा कि नहीं, हम आरक्षण जो है लिंगायत और इसका जो मोदी जी दे रहे वोकालिंगा को, उसको छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। कल अमित शाह, देखिए आपने सारे सवाल पूछे, अमित शाह की रैली बड़ी इंपॉर्टेंट है कल की। उन्होंने दो बात कही है। पहली बात अमित शाह जी ने कही है कि हम 113 से 10-12 सीट अधिक जीतेंगे। दूसरी उन्होंने बात कही है कि कांग्रेस आपको जो हम आरक्षण देना चाहते हैं, और ये रैली मैसूर में थी, वो वोकालिंगा समुदाय को मैसूरू में ये थी, तो वोकालिंगा समुदाय को ये संबोधित कर रहे थे एक तरह से कि जो हमने आपको आरक्षण दिया है वो आरक्षण कांग्रेस छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। तो पोलराइजेशन का एकदम से उत्तर, क्विक रिस्पांस जो है वो काउंटर पोलराइजेशन से दिया गया। और देखिए, मानव बड़ा स्वार्थी होता है अंजू मैम, और मुझे लगता है कि जब उसकी आने वाली पीढ़ी वोकालिंगा समुदाय को ये लगेगा, युवा पीढ़ी, कि मेरा आरक्षण छीन करके अगर कांग्रेस और जेडीएस मुसलमानों को देगी तो मेरा क्या लाभ। तो हो सकता है जो हार्डकोर कुमार स्वामी समर्थक हो जेडीएस को दे देगा, लेकिन उनका बेटा क्या करेगा, वो जाकर के बीजेपी को वोट देगा। यही 1-2% का समीकरण जो है वो बदल जाता है। जी। अभिषेक, आप तो कर्नाटक में बहुत से इलाकों का दौरा करके आए, आपने वहां के लोगों से बात की, वहां की नब्ज को जमीन पर जाकर टटोला। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, लेकिन फिर हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो सही मायने में बीजेपी के लिए काम करते हैं। हम ये बातें करते रहे हैं, तब हमने शायद खड़गे की तरफ या उनके बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आप देखिए कि वो कांग्रेस जो भली भांति जानती है कि वो जब भी इस तरह के बयान देती है, वो पूरे के पूरे खेल को पलट देती है। अगर हम लोग मौत का सौदागर वाली बात याद करें या चौकीदार चोर है उसकी बात करें, तो आप सोचिए कैसे पूरा खेल पलट गया था। और अब आप देखिए, अब की बार भी यही होने वाला है। तो जो अच्छी खासी बयार बह रही थी उसको खुद ब खुद कांग्रेस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया।
देखिए, मैं हमेशा एक बार को बात कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि वो अभी भी अंदर से सत्ता पक्षधारी है। वो मानने को तैयार नहीं है कि वो विपक्ष में है, उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर जनता से रिजेक्ट हो करके ये मान ले कि जनता से वो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो नब्ज़ समझने का प्रयास करेंगे, धरातल पे क्या चल रहा है इस बारे में सोचेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है अंजू मैम कि वो ये अपने आप को जो है आत्म-अवलोकन करेंगे कि हम क्यों हारे? इस चीज़ की गहन समीक्षा होनी चाहिए पार्टी के अंदर भी। मैं मानता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट होता है विपक्ष, लेकिन अगर इस तरह का विपक्ष हो, जो एकदम से बजरंग दल को पीएफआई के समकक्ष खड़ा करे और उसको पे बैन लगाने की और इस तरह की बातें करने लगे, तो आपने देखिए कि अच्छा क्या है कि बजरंग दल का अपना कैडर है। बजरंग दल ने कभी भी बीजेपी के लिए ओपनली प्रचार नहीं करेगा किया, लेकिन इस इलेक्शन में अंतिम मौके पे अब वो करेगा। तो जो कोस्टल एरिया है, कित्तूर कर्नाटक है, मुंबई कर्नाटक का वो पूरा सेंटर एरिया, सेंटर कर्नाटका या फिर कह लीजिए कित्तूर कर्नाटका है, वहां आप गए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा क्रूशियल चुनाव है। अगर वो जीत जाते तो रिवाइव होते, लेकिन अगर कर्नाटक जीता हुआ चुनाव हारेंगे तो कांग्रेस के फ्यूचर के लिए मुझे मतलब वरी करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक और एनसीपी के तरफ से स्ट्रोक आया है। मैं उसको अलग ढंग से देखता हूँ, एकदम अलग ढंग से। सबके अलग अलग व्यू होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन मेरा मानना है कि सेंस कर रहे हैं शरद पवार कि क्या राहुल गांधी के जाने के बाद वो अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो सकते तो क्या वो भी हो सकते हैं क्या? ये सारे डेवलपमेंट्स होंगी भविष्य में, क्योंकि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि वो हारी हुई पार्टी है। लेकिन अभिषेक, कांग्रेस का कंफ्यूजन भी तो ये है ना कि उनको समझ नहीं आता है कि वो हिंदुत्व की बात करें, हिंदू वोट बैंक की बात करें या फिर एम फैक्टर की बात करें। आप देखो कि जब जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो 2014 या 2019 का हो, फिर आप देख लीजिए गुजरात चुनाव हो, कैसे हमने देखा कि मंदिरों के चक्कर काट रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वो तय नहीं कर पाते कि उन्हें जाना किस तरफ है। एक तरफ वो मंदिर मंदिर घूमते हैं, दूसरी तरफ वो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात भी करते हैं। तो ये जो दुविधा कांग्रेस की है, यही उन्हें भारी पड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस इस वक़्त समझ नहीं पा रही कि राजनीति किस स्टाइल में करना है। अगर कांग्रेस को ये समझ में आ जाए कि राजनीति, भारत की पूरी पॉलिटिकल सोच जो है वो नरेंद्र मोदी ने बदल दी है और अब हिंदू अपने अपमान को जो है ना, अ, हिंदुत्व के अपमान को अपना व्यक्तिगत अपमान लेने लगता है, तो शायद वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। या फिर उनकी अब ये आइडियोलॉजी हो कि ठीक है अब खत्म हो रहे तो हो रहे हैं, लेकिन कम से कम जो एक काम है, एजेंडा है एंटी हिंदू, वो कंप्लीट किया जाए। लेकिन उसके लिए उनको सत्ता में आना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें करके कभी वो सत्ता में नहीं आएंगे। और मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं पत्रकारिता में हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे भी खुद ये बयान हैरान करता है और मैं भी एक हिंदू के नाते कहूंगा कि मैं भी, अगर मुझे वोट देने को कहा जाए, मैं कांग्रेस को वोट नहीं करूंगा। क्योंकि बजरंग दल और पीएफआई की तुलना आप करके सिर्फ किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए कुछ भी अगर इस प्रकार के निर्णय लेंगे, तो आपको अपनी विचारधारा जो है क्या कहिए, मुबारक हो, और मैं अपने हिस्से का विचारधारा रख लूंगा। क्योंकि आखिर आखिर में एंड ऑफ द डे जो है वो पूरी लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजी की है, और ये आइडियोलॉजी देश हित में नहीं है। जी। और पीएफआई आप देखो ना कि किस किस तरह दिल्ली में अगर हम देखें क्या कुछ हुआ था, उनमें भी पीएफआई का नाम आया था। आप ये याद रखिए, एंटी सीए जो धरने प्रदर्शन पूरे देश में हुए थे, दिल्ली में शाहीन बाग बसाया गया था, वहां पीएफआई का नाम आया था। कैसे वहां फंडिंग होती है विदेशों से, वो सारी बातें आई थी। फिर आप याद कीजिए पीएफआई पर बैन लगाया गया, तो जाहिर सी बात है किसी एक तबके को तो निराशा हुई है। तो अब क्या ये माना जाए कि लेफ्ट लिबरल जमात के साथ साथ कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ है और उसी दर्द में उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने की दवा ढूंढ ली उनके लिए? नहीं, बिल्कुल दर्द हुआ है, क्या बात कर रहे हैं। ये मामूली दर्द नहीं है, और ये लोग इनके लिए एक सांस की तरह काम कर रहे थे। जब भी सेंटर में कांग्रेस को इंपॉर्टेंट रैलियों में बैकअप चाहिए होता था, ये लोग बैकअप का काम करते थे। तो ये दर्द तो है, लेकिन ये दर्द किसी पीएफआई को हो तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस को ये जो दर्द लगातार हो रहा है और वो खुलेआम मंचों से प्रदर्शित कर रही है,
वो सेल्फ कॉल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ये बात भले ना माने, लेकिन देश की जनता समझती है। और अब तो कर्नाटक आप सोचिए ना, 10 दिन बाद वहां पर वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले इस तरह का ऐलान। और फिर आप ये सोचिए कि जब 2024 आ रहा है तो उसके लिए क्या मैसेज है। एक तरफ यही लोग कहते हैं कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, पोलराइजेशन की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये खुद ऐसे ऐलान कर देते हैं कि उससे अपने आप तुष्टिकरण हो जाता है, उसमें किसी को कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं बचती है। बीजेपी को तो इस ऐलान के बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया वोटर्स में। देखिए, जब आप किसी चुनाव की समीक्षा कीजिए तो हर पहलू को ध्यान में रखते हैं। जब मैंने 95 टू 101 101 सीट्स दी थी, उस वक्त बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए थे कि अभिषेक जी कर्नाटक घूम के आए, फिर भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट बता रहे हैं, और क्यों? मैं कई लेयर्स में काम करता हूं। हमारे पास एक सेंटिमेंट एनालाइजर नाम का एआई सॉफ्टवेयर भी है, तो हम उस पे भी काम करते हैं कि मान लीजिए 10 में से अगर 6 लोग मोदी हम्म, समर्थक हैं और उस 6 में से 2 नाराज हैं विधायकों पे एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, तो क्या नरेंद्र मोदी के कहने पे वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं? तो उस पे हम 50-50 कर लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, एक नाराज रह जाएगा, एक फिर भी, तब भी वो पलड़ा भारी रहता है। लेकिन अगर इस प्रकार के कोई इंसिडेंट हो जाए कि वो नरेंद्र मोदी का हार्डकोर समर्थक है, विधायक से नाराज है, लेकिन कोई आके नरेंद्र मोदी को गाली दे जाए, तब वो जो सेंटिमेंट एनालाइजर है वो कहता है कि उसमें से 60% वापस नरेंद्र मोदी के आह्वान पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ये हम कई इलेक्शन से लगातार वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर कर्नाटक चुनाव में देखिए तो 2018 के चुनाव से कोई मूलभूत अंतर आपको नजर नहीं आएगा। आप नॉर्थ की मीडिया को हटा दीजिए, खान मार्केट गैंग मीडिया को आप अच्छे से समझती हैं अंजुम। इस मीडिया की कही सुनी बातों को एकदम से 1 सेकंड के लिए हटा दीजिए, तो आपको एहसास होगा कैसी कौन सी 5 साल के अंदर 4 साल के सत्ता में बीजेपी ने क्राइम कर दिया कि इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगा। ऐसा तो कुछ बुरा काम किया नहीं है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी के जो सेंटर के काम है कर्नाटक में, वो वाव फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। उसी की वजह से बीजेपी इतना गेन कर रही है। तो अब उसी को अगर आप गाली देंगे तो क्या पब्लिक वापस कांग्रेस को वोट करेगी? उसका कोई लॉजिकल ठोस कारण होना चाहिए। 2008 के परिसीमन के बाद 63 ऐसी असेंबली इलेक्शन की सीट है जहां पे कांग्रेस कभी नहीं जीती, तो उसको जीतने के लिए कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, या वो गाली दे करके जीतेगी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अब इस तरह के बयान के बाद, जब हमारा चूंकि चैनल अभी 7 दिन का रिस्ट्रिक्टेड है, शैडो बैन है, तो वो 7 दिन बाद ही मैं कर पाऊंगा इस मुद्दे पे ओपिनियन पोल, लेकिन अब वो डायरेक्ट मैं शायद एग्जिट पोल ही करूंगा। मुझे लगता है कि हमारे पास जब तक सारे ट्रैकर आएंगे, बीजेपी कुड बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और एल्स वो सत्ता में हो सकता है डायरेक्ट भी पहुंच जाए, क्योंकि जो चीजें कर्नाटक में घटित हो रही है बहुत तेजी से रोज बदल रहा है। अब आप देखिए ना, ये जगदीश शेट्टार को लेके आए, जिसको बीजेपी ने उसकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से टिकट नहीं दिया, ठीक, आप लेके आए, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके दूसरे दिन आप बयान देते हैं कि ये जो है लिंगायत समुदाय वाले चोर हैं। आप बताइए, आपको कौन सा लिंगायत समुदाय का हिंदू वोट करेगा? कोई लिंगायत हिंदू वोट करेगा? पिछली बार भी सिद्धरमैया ने प्रयास किया था लिंगायत समुदाय को 2 भाग में बांट के कि वो हिंदू नहीं है। पूरे लिंगायत समुदाय ने, बड़ा राष्ट्रवादी कम्युनिटी है, मैं बता दूं अंजुम, उनके राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, और वो लिंगायत कम्युनिटी आपको क्यों फिर वोट करेगा? तो आपने कुछ वोट एड ऑन तो किया नहीं है पिछली बार से। और याद रखिए अंजू मैम, स्प्रेड है कांग्रेस का वोट शेयर, लेकिन बीजेपी का जहां पे है वो बड़ा बल्कि है, बहुत कनेक्टेड है। ऐसे में आप देखिए कि 38% लास्ट टाइम कांग्रेस का वोट शेयर था और बीजेपी का ओनली 36%, पर बीजेपी गॉट 104 सीट्स, राइट? अब अगर बीजेपी 37 या 38 की तरफ पहुंचती है और कांग्रेस वहीं बराबर रहती है, तो टफ टाइम है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट के साथ साथ सत्ता में भी बहुत क्लोज होगी। और आप देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पोल, हमारे पोल के बाद 2 इंपॉर्टेंट पोल आए हैं, एक न्यूज 18 के, एक जी न्यूज के, और एक सी वोटर का भी है। सी वोटर ने पिछले ट्रैकर के मुकाबले दूसरे ओपिनियन पोल में बीजेपी की सीट्स बढ़ा दी हैं, वो 76 टू 86 दे रहा है, जबकि जी न्यूज जो है वो कह रहा है कि भाई बीजेपी 103 से 115, और
न्यूज 18 वाला 106 से 116 दे रहा है बीजेपी को। अगर आप देखिएगा लास्ट 2 पोल, तो अभिषेक तिवारी के एटीएस टीम के पोल के बिल्कुल करीब है। ऐसे में कांग्रेस अपने सेल्फ गोल पे के लिए मैं उनको बधाई दे सकता हूं, उनको उनके साथ संवेदना व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन इस हार के दोषी जो हैं सबसे बड़े वो खड़गे साबित होंगे, और मुझे लगता है कि शायद उसके बाद उनका अध्यक्ष पद भी चला जाए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है अभिषेक की, अपनी गलतियों से कांग्रेस के नेता कुछ सीख ही नहीं लेते हैं। एक जैसी गलतियां वो हर चुनाव में करते आ रहे हैं, और जो उनका थिंक टैंक अगर कहीं है, आला कमान तो है, लेकिन स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, कौन लाइन देता है, किस लाइन पर आगे बढ़ना है, क्या ऐसा कोई है? अगर है तो उन्हें तो सोचना चाहिए कम से कम कि किस तरफ जा रहे हैं। और जिस पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि नीचे के नेता क्या करेंगे। लेकिन गलतियों से सीखती क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी? आप देखिए, गलती से मैंने वही बोला ना कि गलती से आदमी वो सीखता है जो पहले माने कि वो मेरी गलती है। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी को के लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्द उनकी गलती है, क्योंकि वो वास्तव में मानती है कि आदमी डिजर्विंग नहीं है, ये बस किसी तरह बन गया है। और सबसे बड़ी बात है, 2 बार देश की जनता ने जिताया है, फिर भी कांग्रेस नहीं मानती कि ये आदमी डिजर्विंग है। वो देश की जनता का लगातार अपमान करती है, और इस चक्कर में वो ये समझ नहीं पा रहे कि नरेंद्र मोदी के बहाने वो कहां निकल गई है। आप देखिए, वो चीन को समर्थन कर देगी, पाकिस्तानी आर्मी को समर्थन कर देगी। अजीबोगरीब काम है इनके, उटपटांग काम है। और ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन युग है। पहले अभिषेक तिवारी या अंजू मैम के पास तो थी 96 से भी एक मीडिया, लेकिन मेरे पास तो कम से कम नहीं था। लेकिन जब सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव आया तो मेरे पास एक कैसेट लगा कि मैं अपनी स्किल्स को दिखाऊं, अपने आवाज को उठाऊं, अपनी विचारधारा का की जो लड़ाई है उसके लिए मुझे एक मंच मिला। उस मंच को मैंने अपना हथियार बनाया, जिसको आप कह सकती है कलम की ताकत, ब्रेन की ताकत। लेकिन विचारधारा की लड़ाई तो मैं लड़ता हूं, और मेरी विचारधारा क्रिस्टल क्लियर है कि वो इंडिया के फेवर में है। और अगर आप एंटी इंडिया बातें करेंगे तब तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, और मेरे जैसी सोच वाले लोग हैं तभी तो अभिषेक तिवारी को लोग सपोर्ट करते हैं, अंजू मैम को सपोर्ट करते हैं। और आप देखिए कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की संख्या कितनी बड़ी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि वो गलतियां कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आपको ये किसी लड़ाई में, किसी परीक्षा में फेल होना गलत बात नहीं है, किसी एग्जाम में फेल होना या फिर किसी लड़ाई में हार जाना, किसी मैच में हार जाना गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है कि उस एग्जाम में बार बार फेल होना, उस लड़ाई में बार बार हारना, उस क्रिकेट मैच में बार बार हारना, या किसी भी खेल के मैदान में। क्योंकि आप फिर सामने वाले से सीख नहीं रहे हो कि वो जीत क्यों रहा है और आप हार क्यों रहे हो। सॉरी। वही तो कहानी है ना कि आप सीख नहीं रहे हो। फिर बड़ी बात तो जो आप कह ही रहे हैं अभिषेक की, आदमी सीखेगा तो तब अगर वो अपनी गलती मानेगा। अच्छा, अगर प्रचार की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं कर्नाटक में, कहीं पर पैदल मार्च कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी से वहां पहुंचे हुए हैं। ये सब बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस बीजेपी के हैं वो सब के सब रैलियां करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कौन है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की कोई इक्का दुक्का रैलियों को छोड़कर कोई रैलियां वहां पर हुई हो। सिर्फ खड़गे ही नजर आ रहे हैं जगह जगह, और वो क्या रायता फैला रहे हैं वो सबको दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, वो ये प्रेशर है, ये खड़गे जी के ऊपर। आई डोंट नो वाई कि इस एकदम सेंट्रल का लीडरशिप क्यों इस प्रकार से पूरे कर्नाटक इलेक्शन में अचानक से नदारद हो रखा है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम जो है, वो खड़गे जी चूंकि स्वयं कर्नाटक से आते हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है ना कि वो जिताए कांग्रेस को। इस्लाम में एक टर्म है जिम्मा, तो उस जिम्मा, जिसको हिंदी में उत्तरदायित्व कहते हैं, उनका उत्तरदायित्व था वो। तो अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का क्लैश है। बहुत सारे विधायक जो है वो नाराज हो रहे हैं, जिनको टिकट मिला है, विधायक तो बने नहीं है। लेकिन इसी बीच उन्हें ये नजर आया कि शायद हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, मोदी को ही काउंटर कर ले। लेकिन आपको भी पता है कि इस प्रकार से राजनीति होती नहीं है, इस प्रकार से चुनाव जीते नहीं जाते। अगर इस प्रकार से गाली देने से नरेंद्र मोदी को आप चुनाव जीत सकते तो आप के पास इतनी लंबी लिस्ट नहीं होती हार की।
और अभी तो जैसे कुछ और राज्य हैं उनमें भी इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 बिल्कुल सिर पर है। और ये तो मतलब साउथ में अगर कोई पार्टी आगे बढ़ना चाहती है 2024 में, तो उसके लिए तो एक तरह से कह रहे थे ना कि गेट है ये साउथ का, और यहाँ का चुनाव बड़ा क्रूशियल है। लेकिन उस बहुत चुनाव को जब आप वहां पर दौरा कर रहे थे तब और आज अगर आंकलन करते हैं तो कितना फर्क पाते हैं अभिषेक? बहुत। जब मैं मेरी टीम 4 महीने पहले गई थी तो हम सरप्राइज हो गए। यार यहाँ तो बीजेपी के एकदम खिलाफ है सब कुछ। बीजेपी वाज हार्डली गेटिंग 60-70 सीट्स। फिर बीजेपी इंक्रीज होना शुरू होती है। हमें लगता है कि अब फाइट हो गई है। फिर उसके बाद एक्चुअली 1.5 महीने पहले मैंने सेंस किया था कि बीजेपी कुड बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पार्टी में एक सी एक बयानवीर हैं जो नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, आखिर में हिंदुओं को कोस देंगे। अब आप देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भी समझ में आ रहा है। आपने बजरंग दल को क्यों कहा कि वो हटा देंगे? बजरंग दल का अपना कैडर है ना, उसके लोग है ना। क्या वो लोग और लोगों से जुड़े नहीं है? बजरंग दल आपको लगता है कि हवा में है? पीएफआई से बहुत बड़ा संगठन है और पीएफआई की तरह नहीं है। तो बधाई और हो फिर आप कांग्रेसियों को उनके बयानों की वजह से। अब फिर आप ये देखो ना कि वो पार्टी जो कभी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देती है, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाता है कि ये तो एक इमेजिनेशन है, इमेजरी करेक्टर है। तो आप सोचो, वो पार्टी अगर आप बजरंग बली पर इस तरह से कह रही, बजरंग दल को इसलिए इस तरह से कह रही है, तो मंगलवार के दिन अमंगल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये तो बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है। यानी कि माहौल बनना शुरू हो चुका है। और अब तो वोटिंग के दिन पता चलेगा कि कितना भारी पड़ा कांग्रेस को ये सौदा। अभी 2-3 दिन और रुकिए। ये इस टेंशन में बजरंग दल को गाली देते देते कहां पहुंचेंगे, क्योंकि अब आप आ गए हैं अटैकिंग मोड से डिफेंसिव मोड में। अटैक तो इस वक्त बीजेपी करे, ऑफेंसिव बीजेपी है। तो अब आप देखिए कि ये अपने आप को डिफेंड करते करते कहां लेके जाएंगे। मुझे लगता है किसी दिन ये और बिलो द बेल्ट जाएंगे और वो अंतिम जिसको कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, वो साबित होगा। और इस प्रकार से बहुत सारी कलेक्टिव चीजें होंगी। और हम 13 तारीख को फिर कांग्रेस क्यों हारी इस पे चर्चा कर रहे होंगे। आप मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए, आपकी बात को मैं इसलिए भी याद रखूंगी अभिषेक, क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने की ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, चुनाव के माहौल को समझा है और फर्क भी समझ रहे हैं कि तब क्या माहौल था बीजेपी के लिए और अब क्या माहौल है। और इसके लिए खुद कांग्रेस के जो बयानवीर है वही जिम्मेदार है, कांग्रेस के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस तरह का बयान पहले मोदी को लेकर दिया, जहरीला सांप का, फिर उनके बेटे ने उन्हें नालायक कहा, और अब तो उन्होंने हद कर दिया कि बजरंग दल को बैन लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में कह दी है। तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल तो कर लिए हैं, और जाहिर सी बात है, जब किसी एक समुदाय की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो फिर वो अपने वोट में ही उस अपना गुस्सा दर्शाता है, और वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है अभिषेक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।